नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। और आज के हमारे खास मेहमान, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लट, उसके खास मेहमान डॉक्टर समुंदर लाठर जी हमारे खास मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया इसके लिए। डॉक्टर साहब, आपने जुलाना विधानसभा से बीजेपी पार्टी की टिकट से ताल ठोकी है। आपने अपनी दावेदारी जताई है कि आप योग्य सुयोग्य उम्मीदवार हैं जुलाना विधानसभा से। दर्शक जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है आपका परिचय, आपकी जो जीवन यात्रा है। जितना हमारे पास जानकारी है, आपने विदेशों की यात्रा की है। आपने, अगर मैं गलत ना हो तो वेटरनरी डॉक्टर आप रहे हैं। तो उस यात्रा के बारे में थोड़ा बताते चलें दर्शकों को, आपकी जो अभी तक की जो यात्रा है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैं तो एक बहुत छोटे से किसान के घर में जन्म हुआ। मेरे माता पिता एक अनपढ़ किसान थे और दोनों को साइन नहीं करने आते थे, अंगूठा लगाते थे। जी डॉक्टर साहब। तो किसान के परिवार में जन्म लेने के बाद कितनी कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता। पढ़ाई के दौरान वो बहुत एक कठिन समय होता था। जी। हमें घर में काम ज़्यादा करना पड़ता था, पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता था। जी डॉक्टर साहब। जो रोटी रोजी का रोजगार होता है, उस पहले के टाइम में ना ट्यूबवेल थे, नहरों के पानी भी कम थे। जी। बरसात के पानी पर खेती निर्भर करती थी। जी डॉक्टर साहब। तो परिवार बड़े बड़े होते थे, तो इसलिए खर्चे भी बहुत होते थे। तो जीविका की लड़ाई में ही बचपन चला जाता था। जी। और उसके बाद मैं अपना जैसे भी 5वीं क्लास आर्य पाठशाला जुलाना, जो आज लड़कियों का गुरुकुल बन चुका है, जी डॉक्टर साहब। उससे 5वीं क्लास पास की। जी। 10वीं क्लास मैंने अपना हाई स्कूल जुलाना में है, उससे 10वीं क्लास पास की। जी। उसके बाद मैं वेस्ट कॉलेज रोहतक में प्री मेडिकल करी। जी। वहाँ पे, और वहाँ से फिर मैं हिसार यूनिवर्सिटी में चला गया और वहाँ से मैंने वेटनरी का VLDA का कोर्स किया। जी डॉक्टर साहब। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी। जी डॉक्टर साहब। और उसके बाद मेरी जॉब लग गई। जी। जॉब लगने के बाद मैं 10-12 साल जॉब में रहा, क्योंकि मैंने अपने आप को उस जॉब के अंदर जी अनउपयुक्त पाया। मतलब आई वॉज नॉट फिट फॉर दैट पोस्ट। तो इसलिए मैंने उसको रिजाइन करके मैं अपने कारोबार में आ गया। जी। और उसमें 1982 से जी। मैं अपने कारोबार में हूँ जी। और अपना खुद का कारोबार करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैंने अनेकों इंटरव्यू किए हैं, अनेकों शख्सियतों के इंटरव्यू किए हैं। पहला व्यक्ति मुझे डॉक्टर समुंदर लाठर मिला है जो खुले मन से, खुले मंच पर ऑन कैमरा ये कहता है, आई एम नॉट फिट फॉर दिस जॉब एज ए वेटरनरी डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब, मतलब इतना किस प्रकार से बेबाकी से आप अपनी बातें रखते हैं, हम आपके अनुभव को जानना चाहते हैं। कैसे आपको लगा कि आप फिट नहीं है उस एज ए डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर, आप क्यों फिट नहीं थे डॉक्टर साहब? देखिए, कोई भी स्टूडेंट जब स्कूल में होता है या कॉलेज में होता है, तो उसका एक कैलिबर होता है। जी। उस कैलिबर में क्या था कि मैं स्कूल के अंदर 120 बच्चे थे, 40-40 के 3 सेक्शन थे हमारे। जी। और ए सेक्शन के अंदर 20 लड़कियां और 20 लड़के होते थे। तो उस ए सेक्शन में भी हम 5 पहले जो स्टूडेंट थे, उनमें से मैं एक स्टूडेंट था। तो मेरी इच्छा जो थी वो बहुत कुछ मुकाम हासिल करने की थी। जी डॉक्टर साहब। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि खर्चा नहीं दे सकते थे पूरा। जी डॉक्टर साहब। तो हम कॉलेज में भी पढ़े, तो अपने कॉलेज से 2 कोर्स कह लो, 3 किलोमीटर कह लो, दूर जाके कमरा लेते थे। खुद कुकिंग करते थे, खुद खाना बनाते थे। साइकिल तक नहीं था। जी डॉक्टर साहब। कॉलेज में आने जाने के लिए साइकिल भी नहीं था। जी। और 3-3 4-4 इकट्ठे होकर कमरा लेते थे, इकट्ठा खाना बनाते थे ताकि खर्च ना पड़े। जी डॉक्टर साहब। तो उन परिस्थितियों में पढ़ने के लिए पूरा टाइम हमें नहीं मिलता था। जी। और नहीं मिलता था तो जिस कैलिबर पर मैं पहुंचना चाहता था, उस कैलिबर पर मैं नहीं पहुंचा। जी। जी। फिर मैंने ये सोचा कि मैं एजुकेशन में जो जॉब मुझे चाहिए थी, जिस लेवल का मेरा कैलिबर था, उस कैलिबर पर नहीं पहुंचा। जी। तो फिर मैंने सोचा भी मैं इसको ना जॉब को छोड़ देता हूँ। जी। और व्यापार के क्षेत्र में अपने आप को आजमाता हूँ। जी। तो उसमें मैंने एंट्री करने के लिए
मैंने जॉब को 24 घंटे का नोटिस देके और 3 महीने की तनख्वाह जमा कराई थी। उसका मतलब ये था कि 24 घंटे के नोटिस में ये होता है कि आपको 3 महीने की पे जमा करानी पड़ेगी वापस, और उसको आप विड्रा नहीं कर सकते। मैं 2 डिसीजन नहीं लेना चाहता था, एक डिसीजन था कि जॉब छोड़नी तो छोड़नी जी। और पूरी लाइफ के अंदर उसके बाद 82 में बाहर जाने के बाद आज तक मोटा मोटी 40-42 साल हो गए उस बात को जी। मैं एक दिन के लिए भी नहीं पछताया कि मैंने सरकारी जॉब क्यों छोड़ दी। क्या बात। मेरी ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा नहीं आया जी कि जिस दिन मेरे पास काम ना हो और जिस दिन मेरे पास ये सोचने का वक्त मिला हो कि मैं जॉब में था तो अच्छा था जी। इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद भी करता हूँ और इस बात के लिए मेरा हौसला कह लो या मुझे परमात्मा ने जो मौके दिए जी, मैं कभी नहीं पछताया जॉब छोड़ के जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपका नाम समुंदर है और समुंदर की गहराई को मापना बड़ा कठिन सा है। हम भी इस इंटरव्यू के माध्यम से आपकी गहराई को मापने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नित्य नई बात, ऐसे उदाहरण अपने आप में ऐतिहासिक उदाहरण समझ में आते हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट पे आप लगे और फिर आपने 3 महीने की वेतन पहले जमा करा के और आपने 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, नौकरी को दरकिनार किया और अपना एक कॉन्फिडेंस से आपने जो डिसीजन लिया उसमें आज भी आप ये कहते हैं कि मैं सही था अपने निर्णय पे। अब डॉक्टर समुंदर लाठर जी, ऐसा लगता है आपकी बातों से, क्या आपका राजनीति में आने का निर्णय भी एकमात्र और आपका एक सटीक डिसीजन नज़र आता है? यहाँ आपको क्या लगता है कि आप बहुत फिट बैठेंगे इस जॉब में? ये जो काम है ना जी, ये सामाजिक लोगों का काम था जी। जो समाज का काम करना चाहते थे वो लोग इस राजनीति में पहले आया करते थे जी। जो कि जिस पे घर की कोई लायबिलिटी नहीं होती थी, अपना काम छोड़ के समाज का जो काम करना चाहते थे, सामाजिक लोग इस क्षेत्र में आते थे जी। डॉक्टर साहब, आज लोगों ने इसको प्रोफेशन बना लिया है और आय का स्रोत बना लिया है जी। और ऐसे लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग आ रहे हैं जी, जो यहाँ से अपनी जीविका कमाते हैं और जीविका तो बहुत छोटी चीज़ है, यहाँ से धनाढ़ होकर निकलते हैं जी। डॉक्टर साहब, अब यहाँ कोई ना तो वो फैक्ट्री लगाता है, ना इंडस्ट्री लगाता है, ना कोई कारोबार करता है और रातों रात में धनाढ़ हो जाता है जी। तो इससे समझ सकते हो कि इसमें कैसे लोग प्रवेश कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ आने का जो मकसद है वो ये नहीं है कि मैंने कोई अपने लिए कुछ करना है। मैंने भगवान ने जो मेरे को दे रखा है वो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है जी। और हर तरीके से परमात्मा ने मुझे संपन्न बनाया है जी। लेकिन मैं जिस दिन अपना रोजगार शुरू किया था जी, उसी दिन से मैं समाज के लिए काम करता आया हूँ और समाज के लिए मैंने काम करने की जो टीस रही है वो ये रही है कि मैं एक दिन गांव के अंदर आया तो बड़ के पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे थे। मैंने कहा भाई बिल्डिंग क्यों नहीं है, तो किसी ने बताया यहाँ स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई है जी। मैंने गांव को इकट्ठा किया जी, स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए पूरे गांव का सहयोग लिया और प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई। बनाते बनाते हमारे पास कुछ फंड बच गए तो फिर दूसरे स्कूल में भी मैंने इतना सहयोग किया कि प्राइमरी की लड़कियों की बिल्डिंग भी बन गई जी। 2 बिल्डिंग एट ए टाइम बनाई, 2 प्राइमरी बनाए और ये तो जब की बात है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था जी। डॉक्टर साहब, उसके बाद मेरा एक शुरू से वो रहा है, जहाँ भी मैं जाता हूँ किसी भी संस्था में जी, मैं गौशाला में जाता हूँ तो देखता हूँ यहाँ क्या चीज़ नहीं है, यहाँ चारे का गोडाउन नहीं है, यहाँ नीचे खड़ंजा नहीं लगा हुआ, कीचड़ मचा हुआ है 4-4 एकड़ में, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि इसके अंदर ये काम करा दिया जाए जी। तो मेरी शुरू से एक सोच रही है जी कि भगवान ने हमें कुछ दिया है तो हम बदले में भगवान के खाते में क्या कर रहे हैं जी। समाज हमारे को सब कुछ दिया है, जिस भी व्यक्ति को जो कुछ बनाया है समाज ने बनाया है। व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं होता, निश्चित होता है, बगैर समाज के व्यक्ति अधूरा होता है जी। डॉक्टर, आज अगर अमिताभ बच्चन के फॉलोअर ना हो तो अमिताभ बच्चन नहीं है वो जी। जिसको देखने वाले, जिसके पीछे चलने वाले लोग नहीं हो तो वो कोई भी नहीं है, चाहे वो राजनीतिक आदमी है जी। और जिसका प्रोडक्ट बिकता है, जिसका एसी बिकता है, जिसकी कार बिकती है, जिसको जमाना पसंद करता है वही तो आगे बढ़ता है ना जी। अकेले में अपने आप में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं कहता हूँ इस समाज का इतना बड़ा कर्ज आदमी के ऊपर होता है और उसको आप कहीं भी नहीं उतार रहे, उसके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ अपना घर चला रहे हो और अपना घर भर रहे हो, तो फिर भगवान ने आपको क्यों दिया? इस लायक क्यों थे आप? आपको देने की क्या आवश्यकता थी जब आप किसी को दे ही नहीं सकते तो? इसलिए मैंने शुरू से, जिस दिन से मैंने कमाना खाना शुरू किया उसी दिन से मैंने पैरेलल समाज का भी अपना जितना मेरे से हो पाया वो ध्यान रखा
और उस ध्यान के अंदर मैंने एक चीज़ और विशेष है, लोगों से हटके मैं बताता हूँ। जी डॉक्टर साहब। मैं किसी भी संस्था में गया तो मैं ये कह के निकलता था, यहाँ मेरा पत्थर मत लगाना, चाहे मैं कुछ भी दे के जाऊँ। वाह, बहुत ठीक सुंदर। है। और मैं किसी भी संस्था में गया तो मैं बोलता था, मेरे फूल मालाएं मत डालो, मैं आप जैसा आदमी हूँ वाह। और ऑर्डिनरी आदमी हूँ, सामान्य आदमी हूँ, और जहाँ आप बैठे उसी पे बैठूंगा। मैं कभी चीफ गेस्ट किसी ने बुलाया तो मैं सोफे पे जाके नहीं बैठा, मैं नीचे बैठा। वाह। नीचे मतलब जो भी सामान्य- ताकत वकत है, जिसमें गाने बजाने वाले और बैठे होते हैं, 10 आदमी समाज के बैठे होते हैं, संचालक होते हैं, कमेटी बैठी होती है, उन्हीं के बीच में बैठा। बहुत सुंदर। ठीक है। और मैं कभी भी किसी गेट पे बैंड खड़े कर देते थे, बच्चों को खड़े कर देते थे, तो मैं कहता इनको क्यों धूप में खड़ा कर रखा है। ठीक है। मैं कहा मैं कोई बैंड के पीछे नहीं चलूँगा, मैं तो सीधा जाऊँगा, स्टेज पे चला जाऊँगा। और ज़्यादातर मैं कोशिश ये करता था कि छोटा गेट उस संस्था में होता था, उसमें से जाके और वहाँ जाके बैठ जाता था। उनको ये नहीं पता था, तो मैं आ भी गया। क्योंकि आप VIP कल्चर में मत जाओ। अगर आप VIP बन गए बहुत समाज से कट जाओगे। जी। आम आदमी आपसे डरेगा बात करता अभी जी। और जिस आदमी ने ये भय पैदा कर दिया उसने अपना बहुत समाज खो दिया। इसलिए समाज ना खो, आप कुछ अलग नहीं हो जी। आपकी मौत भी होनी है, आप बीमार भी होने हो जी। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें आज मौत नहीं हुई हो जी। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें जन्म ना हुआ हो कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कष्ट ना आए हो और कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें खुशी ना आई हो जी। ये भगवान की खेती है, इसके अंदर ज़्यादा आकड़ के चलने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। आप सामान्य आदमी बन के रहें और सब लोगों की अप्रोच में रहें। कोई भी आदमी आके आपसे बात कर ले। ये चिक्स लगा के पर्दे लगा के बैठना, चिट से मिलना, बस मैं एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ जी, जो भी मेरे को फ़ोन करता है मिलना है, मैं कहता टाइम फिक्स करो जी डॉक्टर। फिर वो टाइम मैं उसी को देता हूँ जिसका फिक्स किया जी डॉक्टर। उस टाइम में कोई आता है तभी बैठ जाओ, आपको इंतजार करनी पड़ेगी, इससे फारिग होकर मैं आपसे बात करूँगा जी डॉक्टर। लेकिन मैं पहले उसको टाइम देता हूँ जो टाइम लेके आया जी डॉक्टर। और मैं किसी के पास भी जाता हूँ तो फ़ोन करके टाइम लेके जाता हूँ जी डॉक्टर, चाहे वो कैसी भी हैसियत का आदमी हो जी। मैंने एक लेबर वाले से भी मिलना है तो उसको फ़ोन करके जाऊँगा कितने बजे कहाँ मिलेगा, मैं वहाँ आ रहा हूँ। तो ये एक होता है अगले का समय बचाना और अपना समय बचाना, और अगले के काम में इंटरफेरेंस ना करना और अपने काम में इंटरफेरेंस ना करना, उससे आप अपने समय की आउटपुट ज़्यादा निकाल सकते हो जी। डॉक्टर साहब, जितनी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, वास्तव में जो मैंने शब्द कहे थे कि समुद्र की गहराई को मापना आसान नहीं है, निश्चित तौर पर जितनी बातें कही वो वास्तव में सच्चाई लिखने वाली बातें, क्योंकि खुद हमने डॉक्टर साहब से जब बिना अपॉइंटमेंट लिए हम मिलने का प्रयास किया तो हमें लगा कि शायद डॉक्टर साहब का शेड्यूल इस अभी से VIP कल्चर है, लेकिन निश्चित तौर पे ये एक आदर्श व्यक्ति का एक डिसिप्लिन जो उसका जीवन काल है, उसकी एक एक मिनट कीमती है, उसने उस समय को निर्धारित किया है कि किस व्यक्ति के लिए क्या समय है। निश्चित तौर पर हमें ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे अनुशासन में रहने वाले व्यक्तियों की कदर करनी चाहिए और ऐसा व्यक्ति ही समाज के लिए कुछ अच्छा सोच सकता है। डॉक्टर साहब, राजनीतिक चर्चाएं करने से पहले मैंने आपके व्यक्तिगत जीवन की चर्चाएं की। हम जानना चाह रहे हैं क्या वो मेरिट के बिंदु हैं डॉक्टर समुद्र लाठर जी के, जिन बिंदुओं पर आप अपनी इस जुलाना विधानसभा से बीजेपी पार्टी की टिकट से आप अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और कैसे उस दावेदारी को जीत में परिवर्तित कर पाएंगे डॉक्टर समुद्र लाठर जी? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राजनीति कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, राजनीति कोई इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है जी। और जो राजनेता हुए हैं क्या उन्होंने क्या आम आदमी की तरह जीवन नहीं व्यतीत किया है? ऐसा कुछ नहीं। राजनीति कोई अलग विषय नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आपके पास समय एक अमूल्य धन है जी, और समय के वजूद से समय का कहाँ आप इस्तेमाल करें उसकी वजह से आप रिजल्ट देते हो जी डॉक्टर साहब। अगर आप समाज का काम करना चाहते हो तो ये एक समाज का काम करने का प्लेटफार्म है जी डॉक्टर साहब, और ये कमर्शियल प्लेटफार्म लोगों ने बना दिया जो समाज की सोच ही नहीं रखते, सिर्फ अपने लिए आते हैं जी। और आज की डेट में जी लोग ये बात करते हुए भी कहते हैं बात साफ करना, राजनीति मत करना मेरे साथ। उसका मतलब क्या होता है कि घटिया बात मत करना मेरे साथ, स्पष्ट बात करना, ठीक बात करना। आज राजनीति का ये सत्र हो गया है, राजनीति वर्ड को ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे से सही बात करना, राजनीति मत करना मेरे साथ। मतलब राजनीति का मतलब झूठ बोलना जी। तो मैं इस
चीज़ को हटाना चाहता हूँ। जी। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप जिसके लिए बात कर रहे हो 2 लाख आदमी आपको चुन के भेजते हैं जी। और आप अपना घर चलाना शुरू कर देते हो। अगर आपने अपना घर चलाना तो अपना काम करो ना, 2 लाख आदमियों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? जी। यहाँ कितने ऐसे लोग आते हैं इस चुनाव के टाइम पे, कोई महीना पहले, कोई 2 महीना पहले दानी बन जाते हैं। जी। अरे दान देना तो सारी उम्र दो ना, कौन रोकता है आपको? जी। और समाज का काम करना तो सारी उम्र करो ना। प्रोपेगेंडा ये करते हैं मैं समाज के लिए आया हूँ, ठीक है, वो दान वान दे के 10-5 जगह प्रोग्राम करके बनाते हैं भाई हम दानी हैं, ठीक है, उसके बाद सीधे उम्मीदवार बन जाते हैं। जी। अच्छा, उसके बाद चुनाव के बाद वो दानी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वो खत्म हो जाता है सिलसिला। जो दानवीर थे ना वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। जी। एक्चुअली वो दानवीर नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के एजेंडा लेके आते हैं। जी। और जो देश की आबादी है उसमें एजुकेशन की कमी होने के कारण, शैक्षणिक योग्यता ना होने के कारण ऐसे चालाक लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं। जी। और ऐसे आते रहते हैं जाते रहते हैं, पहले उसको चुनते हैं, फिर 5 साल उसको बदलने का इंतजार करते हैं। जी। और फिर कहते हैं ये तो गलत चुना गया, इसको 5 साल के लिए बदलो। एक इतिहास देखो भाई, इस आदमी ने पूरी लाइफ में क्या किया। जी डॉक्टर साहब। कितना अपने लिए था जिया, ये कितना समाज के लिए जिया, कौन आदमी है, कहाँ कौन सी कमाई लेकर आता। जी। आजकल एक और ट्रेंड हो गया जी डॉक्टर साहब कि जो भी किसी भी डिपार्टमेंट में है, अगर वहाँ रिश्वत आता तो उसका नाम कमाई रख दिया। कमाई बोलते हैं उसको, इतनी इसके कमाई है, इतने इसके ऊपर की कमाई है। ऊपर कोई ऊपर से बरसात होती है क्या? वो लोगों का गला घोट के पैसे इकट्ठे करते हैं। जी। ठीक है, वो आम आदमी के काम रोकते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं, फिर उसको कमाई बोलते हैं। कमाई नहीं है जी। कमाई वो है जो आपने अपनी मेहनत से किया। जी। और उस मेहनत की कमाई में से भी समाज पे खर्च किया। कमाना वो होता है। जी डॉक्टर। कमाना ये नहीं होता कि आप सरकारी जॉब में या किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट पे बैठ गए और वहाँ से अपना पैसे इकट्ठे करते रहे, उसका नाम कमाई रख दिया। फिर उसके बाद आदमी आप मैं साहूकार हो गया, मैं ये हो गया, मैं उन आदमियों के इतने पंप लगे देखता हूँ, इतने बड़े फार्म देखता हूँ जो राजनीति में रहे, जो अधिकारी रहे। और उसके बाद अगर उनकी राजनीति खत्म हो जाती तो 1 रुपया समाज पे खर्च नहीं करते। उस समाज को भूल जाते हैं, समाज के लिए गेट बंद कर देते हैं। जी। समाज के लिए गेट दरवाज़ा खुला रखो, थोड़ा खर्च करो, ज़्यादा खर्च करो, जो आपके औकात उतना खर्च करो। मैं तो ये कहता हूँ, एक आदमी बहुत साहूकार है, वो लाखों करोड़ों रुपए देता है। एक गरीब आदमी अगर अपनी जेब से 1 रुपया देता है, उसका 1 रुपया बड़ा है लाखों करोड़ों से। अमाउंट से मतलब नहीं होता। जी। आप 4 रोटी में से 2 रोटी दान कर देते हो ना, खिला देते हो किसी और, 2 रोटी खाकर अगला टाइम पकड़ लेते हो, वो होता है दान करना। जी डॉक्टर। दान होता है सामर्थ्य के अनुसार, दान अमाउंट से नहीं होता। जी डॉक्टर। हाँ, तो ये एक ऐसा होता है। राजनीति कुछ नहीं होती। राजनीति सिर्फ क्या है, आपने अगर लोगों का काम करना है, लोगों के लिए जीवन जीना है, तो अपना समय छोड़ के, अपने घर से खाना खा के, अपने तेल पानी से चल के, अपने खर्चे से जी के, फिर समाज का काम करो। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, जो सरकारी पैसे को लोग कहते हैं ना कि भाई ये सरकार का पैसा है, क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया खा रही है तो भी खा रहे। नहीं, ये सरकारी पैसा नहीं है। ये आप कोलगेट पे भी टैक्स भरते हो, आप कपड़े पे भरते हो, डीजल पेट्रोल पे भरते हो, फर्नीचर पे भरते हो, हर जगह जीएसटी भरते हो। और गरीब आदमी भी जीएसटी भरता है। जो सिलेंडर रिबेट में लेता है ना, वो भी बहुत चीज़ों पर जीएसटी भरता है। और उस समाज के पैसे के इकट्ठे को आप किसी भी रूप में कमीशन में खाते हो, कामों में खाते हो, तो क्या है, आप पाप कर रहे हो, पाप का गड़ा भर रहे हो, समाज को खा रहे हो। जो इतने बड़े एक आदमी को खा के तो जिंदगी में उभर नहीं सकता आदमी, और इतने बड़े समाज को खा के जब आदमी आगे चलता है तो वो क्या बनेगा। जी डॉक्टर। और ये आप देखो इनका एंड क्या है। जो राजनीति करते हैं, जी डॉक्टर, इनका एंड देखो क्या है, इनकी लाइफ देखो क्या है। जी। और उन अधिकारियों की लाइफ देखो जो रिश्वत खा के यहाँ आते हैं ना, जी, और बड़े बड़े साहूकार बन के अपने आप को पेश करते हैं। जी डॉक्टर। और बाद में उनकी लाइफ देखना क्या है। और मैं दावे से कह रहा हूँ, ये दानवीर नजर नहीं आएंगे चुनाव के बाद। जी। जो राजनीति करने के लिए दान देना तो उस इलाके में मत करो। आप पूरे देश में, प्रदेश में, जहाँ गरीब जरूरतमंद लोग हैं, जी, हैं,
उनको जाके संभालो, वाह भगवान के खाते में काम करो, जी दान प्रसिद्धि के खाते में काम मत करो। जी प्रसिद्धि जो है ना, प्रसिद्धि के लिए जो पैसा देता है ना, हाँ वो गिव एंड टेक है, वो दान नहीं है। दान वो होता है दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना वाह चाहिए, बहुत सुंदर और कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं आना चाहिए मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो दिया। जी मैं तो स्टेज पे से उतर के स्टेज पे अनाउंस नहीं करता, उतर के कह देता हूँ जो पुगा पहुँचा दूंगा, जी ठीक है, और आपको वो पहुँचाऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते, जी ठीक है जी बस। अब चले जाते हैं वहाँ से, जी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राजनीति नहीं है, ये कमाऊ नीति है। हाँ नया इससे आपने बचना है। नया आपने किसको संज्ञा दे दी आपने बचना है जी और 2 लाख लोग जो एक विधानसभा में हैं, जो 15 लाख 20 लाख लोग एक लोकसभा में हैं, उनके भाग्य का सौदा ना करें, उनके साथ खिलवाड़ ना करें। जी। उनका हक खा के आप कहाँ जाओगे, आपके बच्चे क्या बनेंगे? अगर आपके घर में आपके बगैर कमाए 1 रुपया भी चला गया तो वो आपको कभी वफा नहीं देगा। ये भगवान का खाता, वो गिन गिन के निकलवा लेता है। जी। इसलिए काम यहाँ आए तो समाज का काम करो। कई लोग मतलब लोगों को इकट्ठे किया, फोटो लाए, फेसबुक पे डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये फ्लॉप शो है जी। क्योंकि सीट पे बैठे मंत्री भी मरे हैं, क्या बात है, लाइलाज बीमारियां भी हुई हैं उनके, सीट पे बैठे प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर भी मरे हैं जी हैं। आप मैं नाम गिनवाना कहो तो मैं नाम गिनवा देता हूँ, जो चीफ मिनिस्टर भी मरे हैं, सेंटर के मिनिस्टर भी मिले हैं, मिनिस्टर भी मरे हैं। भगवान से बड़ा ना कोई देने वाला होता है ना लेने वाला होता है। पाप को इकट्ठा मत करिए, कुछ करना है तो समाज की सेवा करिए, समाज की सेवा के लिए आइए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं। ये जो नारे, झूठे नारे, जो घोषणे, कौन जीता, अरे कोई जीते कोई हारे, आदमी कोई पार्टी जीते कोई पार्टी हारे, समाज के लिए काम करने वाले लोग आने चाहिए। हम तो इसलिए आते हैं यहाँ पे, हम उनके लिए क्यों खाली प्लेटफार्म छोड़ें जो इस दुनिया को लूटने के लिए आते हैं और जो दुनिया को बहका के राजनीति करते हैं और अपने घर चलाते हैं। उनका प्लेटफार्म रोकने के लिए हम यहाँ आते हैं, नहीं अदरवाइज हमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं फिर कहता हूँ कि मैं उस समुद्र की गहराई को मापना चाहता हूँ और जितनी गहराई में जा रहा हूँ उतनी गहराई और बढ़ती जा रही है डॉक्टर समुद्र लाठर की। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि राजनीति में आपका आने का उद्देश्य है, जब अच्छे लोग राजनीति से नगण्य नजर आते हैं उस परिस्थिति में डॉक्टर समुद्र लाठर जी ने अपनी ताल ठोकी है। डॉक्टर साहब, मान लो बीजेपी पार्टी आपको टिकट दे देती है उस स्थिति में, और कोई संभावना ऐसी बनती है आप विजयश्री को प्राप्त होते हैं, उस स्थिति में जुलाना विधानसभा के लिए आपका क्या विजन, क्या लक्ष्य है? आप विदेश तक घूमे हैं, आपने दुनिया देखी है, और आपकी मैं जितनी देसी भाषा में ठेठ हरियाणवी ज़रूर है, आप एक एक बात को तोल कर मोल कर बोलते हैं। बताते चलें जुलाना विधानसभा के लिए आपके सपने क्या हैं जो आप लोगों को सपने साकार करने का प्रयास करते हैं? मैं कम से कम 15-20 पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेने पे लगे हुए हैं जी। मैं किसी को मना नहीं करता और चैनल के ऊपर खुला बोलता हूँ और खड़ी भाषा में बोलता हूँ जी डॉक्टर साहब, और साफ सुथरा बोलता हूँ और कोई लाग लपेट के साथ मैं नहीं बोलता। निश्चित तौर पे मैं एक बात चैलेंज करता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कहीं भी तथ्य में फ़र्क हो, कहीं भी झूठ हो, तो कोई भी आदमी मेरे से आके बोल सकता है कि आप चैनल पे अपने आप को दिखाने पे लगे हुए हैं। मैं दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं तो दिखावे वालों से को उल्टा हटाना चाहता हूँ। जो झूठ की राजनीति करके उन चैनलों पे, मैं तो उनके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो असलियत है उस पर बोल रहा हूँ और मेरा मकसद एक ही है, अगर पार्टी टिकट देगी तो पार्टी का चुनाव लड़ देंगे जी, और पब्लिक जिताएगी तो मैं नहीं जीतूंगा, पब्लिक जीतेगी। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस पद का मैं कभी भी दुरुपयोग नहीं करूँगा, अपने लिए प्रयोग नहीं करूँगा जी। ये पद होगा समाज के लोगों के लिए जी। और मेरे को अगर विजय मिलती है, मेरे को जीत मिलती है तो वो होगी समाज की जीत जी। मैं 2 लाख लोगों के लिए काम करूँगा, मैं अपने लिए काम नहीं करूँगा। मैं तो कह के चला हूँ, ना मैं गाड़ी में तेल सरकारी डलवाऊँगा और ना मैं किसी से 1 रुपया लूँगा और ना मैं कभी किसी से लेता हूँ। और मैं खर्च करने की भगवान ने मुझे ताकत दी है तो मैं अपनी श्रेष्ठ कमाई 10 नू की कमाई को खर्च करूँगा, मैं किसी के पैसे लेके खर्च नहीं करूँगा। ये मेरा विज़न है और विज़न ये है कि मैं चाहता हूँ
कि ये जो पिछड़ा इलाका हो गया है जुलाना क्षेत्र, जी। ये अपोजिशन की राजनीति कर करके इतने पीछे चला गया है। इसके अंदर रोजगार नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ का यूथ जो है ना बेरोजगार हो गया है, ज़मीनें बढ़ चुकी हैं, छोटी छोटी ज़मीनें आ गई, दुकानदारी भी बहुत छोटी छोटी है, किसान पे निर्भर एरिया है, आधा बरसात पे निर्भर है, इतना मीठा पानी भी नहीं है इलाके के अंदर, कोई करनाल कुरुक्षेत्र वाली ज़मीन भी नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ इंडस्ट्री का क्षेत्र लाया जाए, इंडस्ट्री एरिया लाया जाए जी। और इस इलाके में यहाँ के यूथ को रोजगार दिया जाए जी। और मैं प्रेरित करूंगा आज के युवा को कि सीधी बीए में करना बंद करो, टेक्निकल एजुकेशन लो जी। और अपने पैरों पर खड़ो। और मैं फिर कहता हूँ किसी राजनेता के पीछे मत लगो, अपना समय बर्बाद ना करो, समय आपका अपना है। ये राजनेताओं के पीछे खत्म किया हुआ समय आपको कुछ नहीं देगा। वो अपना भला करने आते हैं, आपका भला करने नहीं आते। मैं पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, पॉलिटिक्स के लिए बोल रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये भाषा बोल रहा हूँ। मेरा मानना ये है, मुझे चाहे पार्टी लड़ाए जी, चाहे समाज जिताए, मैं तो जीऊँगा समाज के लिए, मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा और कोई मैं गलत काम नहीं करूँगा और किसी गलत आदमी का साथ नहीं दूंगा। और आज तक मैं गलत आदमी के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ, गलत आदमी के साथ में कभी नहीं खड़ा हुआ। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी गलत आदमी का साथ नहीं दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है और ये मेरी कमिटमेंट भगवान से, और भगवान से जो कमिटमेंट की जाती है वो आखिरी कमिटमेंट होती है। और नाम नूम को तो आपने 2-3 में जिक्र कर लिया, नाम तो माता श्री रखती हैं और कहीं कोई पंडित से पूछ के नाम नहीं रखवाए जाते। हम तारे समाजी हैं जी, जो रख दिया माँ ने रख दिया, ठीक है। और नाम में क्या रखा है, काम देखो आपका क्या है, काम की गहराई क्या है, काम किसके लिए करना चाहते हो जी। ये यहाँ तक जो पहुँचने का ये सफ़र भगवान ने सफ़र तय करवाया है। इस उम्र में मैं फिट हूँ, कोई टेबलेट नहीं खाता, कोई दवाई नहीं खाता, 18 घंटे अभी भी काम करता हूँ और ज़िंदगी में एक दिन ब्रेक नहीं लिया है। कोई आदमी ये कह दे मेरे साथ था छुट्टी पे, आज तक पूरी लाइफ में कोई ये कह दे मेरे साथ एक दिन स्पेंड किया है, ये ब्रेक पे था, छुट्टी पे था, ठीक है। मेरी ये रहती है, जो मैं काम करूँ, आज मैं काम छोड़ के बैठ जाऊँ, लोग कहते हैं इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत है। 1000 फैमिली काम कर रही है, 1000 आदमियों का रोजगार चल रहा है, तो मैं मतलब वो परमात्मा चलवा रहा है मेरे माध्यम से, तो मैं उनके रोजगार बंद कर दूँ? काम छोड़ के खाट पे बैठ जाऊंगा, चारपाई पे बैठ जाऊंगा, सोफे पे बैठ जाऊंगा तो क्या बड़ा आदमी हो जाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा? नहीं, मैं आज भी तपती धूप में गर्मी में काम करता हूं। आज ड्राइवर ना हो तो मैं खुद ड्राइविंग भी करता हूं और मैंने एक दिन में 800 किलोमीटर फॉर्चूनर चलाई हुई है अकेले ने, बिना किसी ड्राइवर के और बिना किसी आदमी के। और मैं दिल्ली से चला था और पंजाब और यमुनानगर होके और मैं दिल्ली पहुंचा था। 800 किलोमीटर गाड़ी अकेले ने चलाई थी। तो इतनी भगवान ने मेरे को अक्षमता दे रखी है। और मैं एक आदमी ने मेरे से इंटरव्यू में पूछा था कि भाई आप कब तक काम करेंगे, आप रिटायरमेंट क्यों नहीं लेते? तो मेरी भाषा ये थी कि जिस दिन मेरी डेथ हो उससे पहले दिन या तो मैं काम पर होना चाहिए या काम पर डेथ होनी चाहिए। मेरा रिटायरमेंट की कोई डेट नहीं यार, मैं रिटायरमेंट नहीं हूँगा। और जो मैं काम कर रहा हूँ वो अपने परिवार के लिए भी कर रहा हूँ और अपने समाज के लिए भी कर रहा हूँ। और यही मेरा सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है, यही मेरा स्रोत है। आज मुझे खुशी होती है, मेरे स्कूल के 4-5 लड़के MBBS में एडमिशन हो गए, 3-4 लड़के अमेरिका कनाडा में चले गए और 2-3 इसमें कमीशन अफसर लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए आर्मी के अंदर, और अनेकों टीचर और वो तो अनेकों बने हैं। तो मुझे ये खुशी होती है कि ग्रामीण अंचल के गरीब परिवारों के, किसान परिवारों के, मजदूर परिवारों के बच्चे यहाँ पढ़ के निकल रहे हैं। और मैंने आज ये कह रहा हूँ 23 साल हो गए मुझे स्कूल खोले हुए, 1 लीटर तेल मैंने स्कूल के में से अपनी गाड़ी में नहीं डलवाया है। खुद मेहनत से स्कूल बनाया है, खुद मेहनत से स्कूल खड़ा किया है, खुद ज़मीन खरीदी है। दादालाई ज़मीन पर मैंने स्कूल नहीं बना रखा, खरीदी ज़मीन है और उसको मैं चला रहा हूँ समाज के लिए। और वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं, आज मैं एक DSP के ऑफिस में गया था, अंदर घुसा तो लड़का खड़ा हो गया कि जी आप समुंदर सिंह लाठर हो? मैं कहा हाँ बेटा आप? कहता जी मैं आपके स्कूल में स्टूडेंट था जी। तो हमें खुशी मिलती है जब ऐसे लोग रोज़गार, सरकारी रोज़गार में मिलते हैं, अच्छे पदों पर मिलते हैं, अच्छी पोस्टों पर जाते हैं। इससे बड़ी कमाई कोई नहीं है। क्योंकि मैं जिस परिवार से निकला हूँ, मैं चाहता हूँ अनेकों
अब कहना में लोग लाखों कह देंगे, हजारों कह देंगे, अनेकों परिवारों से, गरीब परिवारों से ऐसे बच्चे निकलें और वो अपने परिवार को भी चलाएं, अपने देश को भी चलाएं, प्रदेश को भी चलाएं, उनके और समाज की शान बान बने वो बच्चे। मैं ये चाहता हूँ। निश्चित तौर पर मैं किसी युवा के साथ बैठा था, मेरे से गलती होगी कि मैंने इनको उम्रदराज व्यक्ति समझ लिया, और ऐसे सिद्धांती व्यक्ति जो निश्चित तौर पर अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं और इतने कर्तव्यपरायण व्यक्ति मैंने अपने जीवन काल में, वास्तव में मेरी पहली मुलाकात इस प्रकार से है, जो व्यक्ति ये दृढ़ निश्चय करता है कि मेरी मौत हो तो वो मेरे काम पे ही काम करते हुए मौत हो। ऐसा मतलब ये काम से भागने वाले व्यक्ति नहीं, और जिस प्रकार का इनका दृढ़ निश्चय कि राजनीति में जब आएंगे राजनीति के मायने बदल देंगे, राजनीति शब्द अपने आप में एक उदाहरण होगा। डॉक्टर साहब, मैं अंतिम जो प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपसे चर्चा करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, रोल मॉडल कौन है राजनीति में, किसको आप आदर्श मानकर इस प्रकार से अपने आप को चला रहे हैं? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैं स्कूलों में जाता हूँ और यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ वहाँ जाके यूथ को गाइड करने के लिए जी। मैं एक चैलेंज करता हूँ, कोई भी संस्था मुझे बुलाए जी, कोई भी व्यक्ति मुझे बुलाए और मुझे स्टेज पर खड़ा होने के बाद सब्जेक्ट बता दे कि इस पे बोलना है, मैं 2 घंटे का कंटिन्यूस लेक्चर दे सकता हूँ उस सब्जेक्ट के ऊपर, जो जिसकी बिना तैयारी के, बिना कागज़ के, बिना पत्र के मैं जाके और हर सब्जेक्ट पे एक बार मुझे बता दे भाई इस सब्जेक्ट पे बोलना है, तो मैं 2 घंटे तक मैं उसमें लेक्चर दे सकता हूँ जी। रॉयल मॉडल की जहाँ तक बात है, मैं तो एक ही रॉयल मॉडल है कि समाज के लिए कुछ करके जाऊँ, या समाज ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, मैं समाज का कर्ज लेके ना जाऊं और समाज का जितना कर्ज उतार सकूं। और मेरी जो सोच है, मैं 3 क्षेत्र में काम करता हूं जी। पहला क्षेत्र है मेरा शिक्षा, चिकित्सा और गौशाला। मेरे 3 ही क्षेत्र हैं जिनमें मैं सारी लाइफ होगी मुझे लगे हुए काम करते करते। मैं चाहता हूं कि जितनी गौशालाएं हैं मैक्सिमम मैंने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की विजिट करी हैं और जो मेरे से जिसमें पूछ गया वो दिया है जी। नंबर 2, शिक्षा के क्षेत्र में जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, जिसको हम कन्या बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन बोलते हैं, मैं कन्याओं के लिए, अनमैरिड लड़कियों को कन्या बोला जाता है जी, उनकी शिक्षा पर विशेष रूप से काम करता आया हूँ। और उसके लिए मैं यूपी में चोटीपुरा गुरुकुल में 700 लड़कियाँ थी हॉस्टल में, मैं 160 लैट्रिन और बाथरूम बना के आया 3 मंजिल के। वहाँ पे सिर्फ एक लड़की ने खड़ा होकर बोला था कि पिताजी पेट में दर्द होता है, लैट्रिन कम है, नंबर नहीं आता। तो मैं यहाँ से मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में चोटीपुरा है और वहाँ मैं करके आया। मेरे को कोई इलाके से मतलब नहीं है, मेरा जो क्षेत्र है वो प्रभु के खाते में है। मैं कोई अपने चुनाव क्षेत्र में वोट की राजनीति के लिए दान नहीं देता, मैंने ना तो आज तक दिया है ना मैं दूंगा। मैं तो मानवता के नाते जो भी एरिया है, आदमी कोई भी कहीं का भी हो, मेरे लिए इंसान एक इंसान है, गाय एक गाय है और एक कन्या है। बस ये मेरा क्षेत्र है जी। डॉक्टर साहब, आपने कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों को राजनीति की शुचिता बनाए रखने के लिए आना अति आवश्यक है और दृढ़ निश्चय भी यही है। जब राजनीति अपने पंगुपन पर आ जाती है, जब वो शुचिता बरकरार नहीं रख पाती, तब इस प्रकार के दृढ़ निश्चय व्यक्ति को निश्चित तौर पर राजनीति को एक नया मुकाम देने के लिए ऐसे व्यक्तियों की नितांत आवश्यकता है। चैनल के माध्यम से मैं फिर अपील कर रहा हूँ, ये चुनावी महायज्ञ है, हर व्यक्ति को इसमें वोट डालकर आहुति डालनी चाहिए। उसके अलावा जब कोई सुयोग्य उम्मीदवार चुनावी समर में नहीं नजर आता, निश्चित तौर पर ठोक दीजिए ताल आप लोग। निश्चित तौर पर आप अगर ईमानदार हैं, चरित्रवान व्यक्ति हैं और देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, इसको राजनीति को अपना निजी स्वार्थ के हित में चलते हुए अगर राजनीति करने, फिर आपका ये मायने नहीं है, ये राजनीति आपके लायक नहीं है। जब आप समाज के हित के बारे में सोचेंगे, निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों का, मैं बार बार कहता हूँ, ये भविष्य के गर्व का विषय है। जनता जनार्दन के पाले में वो गेंद है, वो किस व्यक्ति को मतों से विजयी श्री प्राप्त कराती है और कौन सी पार्टी किस व्यक्ति को टिकट देती है और कौन व्यक्ति वो विजयश्री को प्राप्त होता है। ये फिर एक बार मैं बात कहता हूँ, ये गेंद जो पाले में पार्टियों के पाले में है, जनता जनार्दन के पाले में है, वो सुयोग्य और ईमानदार और राजनीति में एक नया इतिहास रचने वाले व्यक्तियों को चुने, ताकि राजनीति को
और देश को एक नया मुकाम हासिल करा पाएँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या जुलाना की धरती से, जुलाना विधानसभा से हरियाणा की राजनीति में डॉक्टर समुंदर लाठर जी का बीजेपी की टिकट से क्या लग पाएगा धूल में लट, ये भविष्य के गर्व का विषय है। जनता जनार्दन और पार्टी हाईकमान का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।